बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, साल 2020 बीत चुका है और साल 2021 को हमने हब्स ज़दा दौर में भी खुशामदीद कहा, इस नए अज़्म और अहद और दुआ के साथ कि गुज़श्ता साल कोई मसलहत रही होगी, गुज़श्ता साल के सुख अब के साल दे मौला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि मौजूदा साल बेहतरी की जानिब हमें लेकर जाए। गुज़श्ता साल के अंदर जो सियासी उरूज और जवाल रहा, जो सियासी तौर पर बहरान रहा, वो भी कुछ बेहतरी की जानिब गामजन हो और हमारी मईशत भी बेहतरी की जानिब गामजन हो। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अजीम साहब, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और कराची से हमें ज्वाइन किया है सईद खावर साहब ने। राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, PDM की क़यादत लाहौर में बैठी है, उन्होंने फैसले क्या किए हैं उसका कुछ मंजरनामा आप भी देख चुके हैं, आपको भी इल्म है कि क्या फैसले होने थे। ये पहले से ही कुछ मुतवक्का फैसले थे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ रंजिशें बढ़ रही हैं या फिर दीगर जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रंजिशें बढ़ाई जा रही? देखें यासर, ये तो वो अलामिया है जो इन्होंने पेश कर दिया। हम तो बात करेंगे, ये तो अब पूरे तमाम TV चैनल्स पे चल गया, तमाम प्रोग्रामों में यही डिस्कस होगा। बात करें कुछ अंदर की, जो TV पे नहीं चला, जो चैनल्स पे नहीं चला, जो सामने नहीं है, हम तो उसको सामने लाए ना। बड़ी क्लियर सी बात, आप याद होगा हमने कल के प्रोग्राम में क्या कहा था। हमने कहा था कि बिलावल भुट्टो उसी सूरत में इस मीटिंग में शिरकत करेंगे अगर उनके, बल्कि वो मैं समझता हूँ कि वो शॉर्ट जो है कल हमारा प्रोग्राम का, जरा वो सुन लें तो ये आइए नाज़रीन, कल की गुफ्तगू सुनवाते हैं, फिर वापस आते हैं। बिलावल ने इजलास नया जो मुनक्किद करना है, सरबराही इजलास होने वाला है, क्या उस बारे में कोई शर्त रखी है कि इस शर्त पे ये इजलास होगा या इसमें शिरकत करूंगा? जनाब, मैं आपको ये भी तस्दीक कर दूं, ये जो कह रहे हैं ना बिलावल कल तशरीफ लाएंगे कि नहीं, शर्त ये रखी गई है कि अगर PDM के इजलास में इन शराइत को माना जाता जो पीपल्स पार्टी की हैं तो फिर बिलावल आ जाएंगे। अगर इन शराइत को नहीं माना जाता तो फिर पीपल्स पार्टी का वफद आए। तो राना साहब, क्या समझें कि शराइत नहीं मानी गई? देखिए, उस कल तक वो शराइत नहीं मानी गई थी। अच्छा, और जब शराइत नहीं मानी गई तो मुझे एक बात बताएं कि सुबह एहसन इकबाल पहले ऐलान करते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो खुद शिरकत करेंगे। उसके 2.5 से 3 घंटे बाद दोबारा एक नई प्रेस रिलीज जारी हो जाती है कि जनाब बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत करेंगे। भाई, क्या पाकिस्तान में वहाँ से जो आ रही थी ट्रांसपोर्ट इनकी, यहाँ बाई एयर इन्होंने आना था, वो जहाज़ ख़राब हो गया? क्या इतनी शदीद धुंध थी कि ये नहीं पहुँच सके? क्या मामला था कि 2 दिन पहले तक तो बहन भाई वहाँ पर गए, फूल भी निशावर किए, फूल भी बैंक के, सारा कुछ हो गया। आज अचानक वो किस वजह से वीडियो लिंक पे चले गए? क्या ये इजलास गिलगित बल्तिस्तान था जहाँ बंद हुआ हुआ सारा कुछ? ये ऐसा नहीं था। बिलावल भुट्टो ने, हमने जो कल कहा था वो इसी तरह था। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पे कायम है। जो उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ है वो उस इजलास से हट के कोई फैसला नहीं कर सकते। उसके हवाले से मैं आपको ये बिल्कुल अंदर की खबर दूँ, मरियम भी इस हवाले से तैयार हो चुकी है कि इस्तीफ़े ना दिए जाएँ। अब मामला है उस शख्स का जिसके पल्ले कुछ नहीं, वो है मौलाना फजलुर रहमान। वो कहते हैं और अचकज़ई साहब कहते हैं ये क्यों खत, देखें वो कहते हैं ना पिंडता चौधरी मरेगा तो ना बारी आएगी ना, तो वो कह रहे हैं जनाब बारी आ जाएगी, नहीं आनी ना, चौधरी ने मरना ही नहीं। तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी आए हो जाए। मीटिंग में जो अंदर की बात वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने बड़ा वलवला अंगेज़ खिताब फरमाया और उन्होंने बड़ी बड़ी वहाँ पे खौफनाक बातें की, बड़े इल्ज़ामात लगाए और यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लोगों ने कुछ ना किया तो आइंदा आपकी भी बारी है। वो जोश दिलाने की कोशिश की। जरदारी साहब ने अपने रवायती तरीके से कहा कि आप पूरे सिस्टम को लपेटें ना। बिलावल ने भी कहा पूरे सिस्टम को लपेटने न जाएं और ये जो कुछ हो रहा है, हमें सेनेट का इलेक्शन, हमें ज़िमनी इलेक्शन में अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए और सेनेट भी जीतना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। अगर आप इस्तीफ़े दे देते हैं, 18वीं तरमीम का मामला आ जाता है और सेनेट पे आउट जाते हैं, तो फिर सियासी तौर पर आप क्या करेंगे? मेरे ज़राए जो बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस पर मौलाना नाराज़ हुए, अचक से ही नाराज हुए, कुछ नाराजगी दिखाई मरियम साहिबा ने भी और नवाज शरीफ। राना साहब, मैं वापस आता हूँ, इसी नाराजी पे बात करते हैं, मैं वापस आता हूँ। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि ये लड़ाई जो है या थोड़ी सी नाराजी या चपकलिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है या पीपल्स पार्टी या JUIF के दरमियान है? क्योंकि लाड़काना के जलसे में मौलाना नहीं जाते, वहां पर वफ्द जाता है और अब यहाँ का इजलास है और इजलास में मौलाना मौजूद है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द मौजूद है।
आप यासिर ये चीज़ देखें कि जो ओवरऑल सूरत हाल बनी है पिछले कुछ अरसे में, चंद हफ्तों में, उसमें दो तीन मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बिलावल का ये बयान कि इस्तीफ़े एटम बम है। तो आप देख लें कि एटम बम का मतलब दो मैसेज हैं उसमें। एक तो ये है कि अगर हमने इस्तीफ़े दिए तो डिज़ास्टर हो जाएगा, जो कि सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये इस किस्म की मूव पे जाएंगे तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर कुछ और ही होगा, शायद 77 वाली सूरत हाल हो जाए। दूसरी बात यह है कि उसको बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखा जाए। इसका मतलब है वो अभी उस दिन से ही तैयार नहीं थे कि वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की है, मैं बहुत ज़्यादा उनकी वो कह लें कि कन्विंस नहीं हूँ कि उनकी मूवमेंट का कोई बहुत ज़्यादा असरात होंगे, लेकिन एक दो असरात बड़े बड़े पर्टिनेंट हुए हैं उसके। एक ये कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, मरीम नवाज से नहीं मिले, वो शायद बिलावल से भी मिले। कल जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले हैं तो आप उसकी जो प्रेस टॉक है उसमें एक बड़ा बानी खेज जुमला मौलाना ने बोला। उन्होंने कहा कि जी सरे दस्त, पहले वो ये नहीं कहते थे, उन्होंने कहा कि सरे दस्त हुकूमत से मुज़ाकरात की ऑप्शन खारिज अज़ इम्कान है, दुरानी साहब अगर ज़िद करेंगे तो हम सोचेंगे। तो ये एक मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऑफ द कफ कह दिया या मजाक में कह दिया, कुछ ना कुछ उनको दुरानी साहब ने कोई करतब दिखाया है जिसके बाद उनको समझ आ रही है कि मैं बिल्कुल आइसोलेट होता जा रहा हूँ। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पे नहीं आती, नून लीग इस्तीफ़ों पे नहीं आती, तो फिर क्या होगा। और इस मूव में जो दुरानी साहब की शहबाज शरीफ से मीटिंग थी, जो मरियम ने पूरा पार्टी टेक ओवर करने का पूरा जो एक एक्टिविटी की थी, वो आलमोस्ट एकदम से रिवर्स हो गई है सारी। शहबाज शरीफ साहब फिर एक बड़े कह लें कि उसमें गेमर के तौर पे उसमें आ गए हैं। तो वो क्या शहबाज शरीफ साहब भी पीपल्स पार्टी की तरह कोई मामला अपने दुरुस्त करने में कामयाब होते हैं नहीं होते, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मेरा ख्याल ये है कि इसमें लूज़र जो है मौलाना फजलुर रहमान है और मरियम नवाज है, यानी मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के हाथ कुछ नहीं आ रहा। खावर साहब, आप क्या समझते हैं, पिछले दिनों जो मुलाकातें हुई हैं इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन की और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत की, वो मुलाकातें अपोजिशन को क्या सोचने पर मजबूर करेंगी, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस के अलावा? यासिर, पहले थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के सियासी इत्तेहादों की एक दो जुमलों में बात करूंगा। आप पाकिस्तान के सियासी इत्तेहादों का मुतालिया करें, पीएनए का जिक्र भी है कि पीएनए नहीं बनना चाहते, सीईसी की उसमें पीपल्स पार्टी में अरकान ने कहा कि हम पीडीएम में रहकर पीएनए नहीं बनना चाहते। तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी इत्तेहाद बनते रहे हैं वो दाएं बाजू के होते थे या बाएं बाजू के होते थे। एमआरडी देख लें, ये मिक्सचर, इस तरह की और बाली जमहूरियत की तहरीकें चलती रही हैं। अब आप देखें, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दाएं और बाएं बाजू के सारी जमातें सियासी तौर पर मुखालिफ थे, नजरियाती तौर पर मुखालिफ थे, वो एक ही छत तले बैठे हुए हैं और वो है पीडीएम। तो ये शुरू पहले दिन से ये था कि ये पीडीएम की जो बेल मुंडे नहीं चढ़ सकेगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, रूह और नफ्सियात का मसला है। हर पार्टी का अपना एजेंडा है, हर पार्टी अपनी एजेंडे को लेकर बैठी हुई है और वो चाहती है, उसके हाथ में कुछ है या नहीं है, वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी सारा कुछ अपना मेरे हवाले कर दे। अब इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि जनाब मेरे पास कुछ है नहीं है, नून लीग सब कुछ मेरी झोली में डाल दे। तो ऐसा नहीं होता। पार्टियों को अपने इर्तिका के लिए, अपनी बका के लिए सियासी अमल में रहना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बहुत ही बड़ी पार्टी है, जो इतने आमरीतों के बावजूद भी आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है। तो उन्होंने इस पार्टी को बचाने के लिए ये रास्ता, यानी आपको यही लगता है कि नेशनल डायलॉग का ऑप्शन जरूरी है? दुरानी साहब की जो इस वक्त मुलाकातें जारी हैं वो भी जाएंगे, ये डायलॉग की तरफ जाएंगे, डायलॉग की तरफ जाने का इंदिया दे रहे हैं आप। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, एलामिया रहा जो पीडीएम के सरबराही इजलास का, इसके बाद मौजूदा वफाकी हुकूमत ने जो इकदाम किए पिछले एक दो दिन में और जो मेल मुलाकातें की, क्या उसमें कोई फर्क नजर आ रहा है या पैटर्न वही चलाएगी वफाकी हुकूमत? या सिर्फ पहली बात तो यह है कि जो दो अहम तरीन मुलाकातें हुई वो दुरानी साहब ने की। दुरानी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है।
तो एक होता है हुकूमत की जानिब से पोजीशन के साथ मुज़ाकरात, डायलॉग, हुकूमती वज़रा की टीम जाती है, बातचीत करती है, वो एक डिफरेंट मामला है। ये जिस तरीके के साथ आपने एक इत्तेहादी को टास्क सौंपा, वो क्यों जाकर क्यों हुकूमत को ऐसी मजबूरी पेश आई? वो हुकूमत जो स्पेशली कहा करती थी कि एनआरओ किसी सूरत नहीं देंगे। कल भी सेनेट के अंदर गर्मा गर्म और पुरजोश तकरीरें होती रहीं। दूसरी साइड पे जाकर आप पीपल्स पार्टी का मोराल बूस्ट होते दिखाई देते हैं, मुकदमात इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल होते दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड से पीछे हट रही है ताकि वफाकी हुकूमत कंफर्ट पोजीशन में रहे। और अब रह गया मुस्लिम लीग नून का मामला या मरीम नवाज साहिबा का और मौलाना फजल रहमान साहब का, चले वो भी सेटल हो जाएगा। लेकिन गुज़श्ता 3 से 4 माह के दौरान पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जिस किस्म की गैर सियासी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई कि इस्तीफे देंगे, सेनेट इलेक्शन नहीं होने देंगे, एक एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर 500-800 पॉइंट्स की गिरावट होती रही। पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए एक एक दिन के अंदर डूबते रहे इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से। तो उसका अब कौन जिम्मेदार है? ठीक है, दुरानी साहब की एफर्ट्स के नतीजे में ये बेहतरी आ रही है, तो फिर इस बेहतरी का तो यही मकसद है ना जो माजी के अंदर हुआ कि सबके मुकदमात ठप दिए जाएंगे। आपको माजी की प्रैक्टिसेस ही दोबारा दोहराई जाती है दिखाई दे रही है, और माजी की अगर प्रैक्टिसेस दोबारा दोहराई जाती हैं तो इसमें फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो सिंध की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, एमक्यूएम की अहमियत पे बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, की सियासत में इस वक्त हलचल है और मरकज़ निगाह जो सियासत का है वो सिंध ही है, क्योंकि इन दिनों वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी है एमक्यूएम पाकिस्तान, वो भी काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी के भी राब्ते उनसे हैं, वफाकी हुकूमत ने भी राब्ते बढ़ा लिए हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। फिरदौस शमीम नकवी ये कहते हैं कि कुछ मुतालिबात उनके वाकई जायज़ हैं। तो आने वाले दिनों में एमक्यूएम सेनेट इलेक्शन को लेकर क्या हिकमत अमली तरतीब देती है और अपोजिशन एमक्यूएम से राब्ते किस तरीके से उस्तवार रखती है, ये खावर साहब की जानिब बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे। खावर साहब, एमक्यूएम क्या वफाकी हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में एमक्यूएम को अपने साथ कर लेगी? देखिए जी, जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है तो एमक्यूएम ने जो मुतालबा किया है वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने असर नौ मरदमशुमारी का मुतालबा किया है। कराची में उनका ख्याल है कि 2.5 से 3 करोड़ यहाँ की आबादी है, जिसे 1 करोड़ 60 लाख ज़ाहिर किया गया है। और इत्तफाक ऐसा है कि तहरीक इंसाफ सिंध भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और इसके अलावा दूसरी जमातें हैं, GDA है, सब के सब इस मरदमशुमारी पर उंगलियां उठा चुके हैं और उनका ख्याल ये है कि इस मरदमशुमारी को सही तरीके से नहीं किया गया और कराची के साथ ज्यादती हुई है। जब तक कराची की सही मरदमशुमारी सामने नहीं आएगी उस वक्त तक कराची को उस तरह के वसाइल भी नहीं मिलेंगे। ये एक, चूँकि अर्ज़ किया था पहले भी कि बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं तो उसके लिए एक कैंपेन की ज़रूरत होती है, तो इसको लॉन्चिंग पैड के तौर पर एमक्यूएम इस्तेमाल कर रही है। और उसने वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा है कि आप काबीना ने जो फ़ैसला किया उसको वापस लें और असर नौ यहाँ कराची में आप मरदमशुमारी कराएं। ये एक बहुत बड़ा तवील प्रोसेस है, उसके लिए बल्दियाती इलेक्शन फिर खटाई में पड़ जाएंगे, जो पहले ही खटाई में पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो आने वाले दिनों में एमक्यूएम बहरहाल एक अपना शहरी कार्ड खेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में उन्होंने कल तहरीक इंसाफ के लोग भी मिले हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले बीड़ा उठाया और सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने एक स्मार्ट मूव किए और वो गए हैं बहादुराबाद, और ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं और कराची के जो अगर अच्छे या बुरे दिन हैं उसमें ये दोनों बराबर के शरीक हैं और ये ख़ुद को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अभी 2.5 साल हुए आई है। लेकिन इस वक्त चूँकि तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात है, उसके पास 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, वज़ीर आज़म भी यहाँ से मुंतखब हुए, इसके अलावा MPAs उनके बहुत हैं, तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। और कल तहरीक इंसाफ ने भी खोल कर कह दिया है कि हम इन नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम आपके साथ खड़े हैं,
आप हुकूमत पर एतमाद करें, हुकूमत आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। तो अब ये बेल मुंडे कब चढ़ती है ये देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये एक कराची की मरदमशुमारी का इशू जो है वो हार्ट इशू हो गया है और एक जेन्युइन इशू भी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उसकी हिमायत कर रही है। राना साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जैसा कि खावर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्मार्ट मूव था, तो क्या पीटीआई के वफ्द की हैदराबाद आमद के बाद वो पीपी का स्मार्ट मूव कायम रहा या खत्म हो चुका? नहीं, खत्म हो गया। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एमक्यूएम उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी जब तक एमक्यूएम को जाने का कहा नहीं जाएगा। वो कहाँ से कहा जाएगा वो सबको पता है, बहुत बड़ी इस पर क्लियर सी बात है। और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम को अपने साथ अगर रखती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी जमात के अंदर से एक बहुत बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये सिर्फ एक सियासी गेम चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ और एमक्यूएम के दरमियान जो है वो मामला तय हो गए हुए हैं, सारे मामला तय है और इन मामला के तय होने के बाद ही ये एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। और मैंने आपको बता दूँ, इस नेक्स्ट वीक में जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो भी कराची जा रहे हैं और वो कराची जाकर मज़ीद मुलाकातें भी करेंगे और वो भी अपनी गेम को खेलना शुरू हो गए हैं। अगर आप ये कहें कि इस स्मार्ट मूव से कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, आज पीर पगारा की पार्टी से भी मुलाकातें शुरू हो गई, वहाँ भी मुलाकातें हो रही हैं, दीगर जमातों से भी मुलाकातें हो रही हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पहले से ज़्यादा मुतहर्रक हो गई है क्योंकि सेनेट इलेक्शन है, अदम एतमाद का मामला है। इन तमाम मामलात में कभी भी वो जमात जो इक़्तिदार में हो वो अपने इत्तेहादियों को नाराज़ नहीं करती। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क, इत्तेहादियों को साथ ले जाने का टास्क, इत्तेहादियों के मुतालबात कुछ माने जाते हैं, कुछ इल्तवा का शिकार रखे जाते हैं। ये सारे मामला जो चलते रहते हैं। और तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस वक्त तक मेरी इत्तला के मुताबिक, जो मेरे पास एक तहरीक-ए-इंसाफ के भी और एमक्यूएम के भी एक ज़िम्मेदार ने मुझे खुद कहा कि हमारे मुतालबात जो हैं वो काफ़ी हद तक पूरे होते नज़र आ रहे हैं। अब चूंकि उन्होंने सियासत करनी है, सियासत में यही होता है कि आप कुछ कहें कि कुछ मिल गया है और कुछ नहीं मिला, जो नहीं मिला उसके लिए ज़्यादा शोर मचाएं और जो मिल गया है उसका जिक्र ना करें, या सिर्फ ये चलता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी कोई ऐसा मामला नहीं होगा। चूँकि सेनेट इलेक्शन है, जितनी तहरीक-ए-इंसाफ को ज़रूरत है उससे ज़्यादा एमक्यूएम को ज़रूरत है। आप ज़हन में रखिएगा, अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ जाती है तो एमक्यूएम को सेनेट में वो कुछ नहीं मिलता, ये बिल्कुल क्लियर। और अगर तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जाती है तो उन्हें 1 या 2 सेनेटर ज्यादा मिल जाते हैं, ये एक बड़ी क्लियर सी बात है। राव साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा दौरे हुकूमत में वफाकी हुकूमत के जो इत्तेहादी है उनके रूठने और मनाने के बेशतर अदवार चले हैं, तो आप मौजूदा सूरत हाल में एमक्यूएम के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकात, इस पूरे मंजरनामे को क्या देखते हैं, मुस्तकबिल क्या देखते हैं इसका? अच्छा, एक तो मैं बिल्कुल राना साहब से मुत्तफ़िक हूँ कि वो तो इशारे के मुंतज़िर होते हैं, तो वो जब तक वो इशारा नहीं होगा या उनको ये यकीन हो जाए कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीडीएम के जो धमकी है या जो उन्होंने उसको डेडलाइन दी है 31 जनवरी तक, तो वज़ीर-ए-आज़म रिज़ाइन करने वाले हैं, तो फिर शायद वो अपने तौर पे फ़ैसला कर ले। अदरवाइज़ कोई ऐसा चांस, उनको पता है गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, जो मौजूदा सूरत पैदा होगी उसके बाद तो बिल्कुल उनको यकीन हो गया है कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि एमक्यूएम की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट होती है, वो बड़े सही टाइम के ऊपर अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये मरदमशुमारी वाला जो इशू है ना, मैं ज़रा और नज़र से इसको देख रहा हूँ। इस मौके के ऊपर जबकि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को डिच कर दिया है, उस मौके के ऊपर लग ये रहा है कि मरदमशुमारी के इशू के ऊपर एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का प्रोविंशियल चैप्टर जो है वो इनिशिएट होने जा रहा है। जो 2-3 दिन की एक्टिविटी उससे लगता है पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, वो एक पेज पे मरदमशुमारी के हवाले से, भले उसमें कोई उनका अपने रिजर्वेशन किसी की किस किस्म की है, किसी किस किस्म की है, तो ये को मरदमशुमारी मुझे लगता है कि कौमी उस डायलॉग का नुक्ता आगाज़ बनेगा जो मरदमशुमारी से होता हुआ शायद फिर जो चौधरी शुजात साहब ने फरमाया है कि अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर 1 साल रहना चाहिए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी, तो शायद वो किस्मत बदलने के लिए आपको डायलॉग का रास्ता खुला होता दिखाई दे रहा है। की उसकी अहमियत। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा इशू जिस पर सिंध की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं बशमूल पीटीआई के, तो इसको आइंदा दिनों में हिकमत अमली किस तरीके से तरतीब दी जाएगी? गवर्नर सिंध ने मुलाकात की पीएम से, तो पीएम ने पॉलिटिकल रोड मैप क्या दिया उन्हें? यासी देखिए, मामला ये कि एमक्यूएम ने सियासी और इक़्तिदार के खेल में एक महारत ज़रूर हासिल की है उन्होंने कि किस वक्त दुखती रग पर हाथ रखना है और कैसे अपना काम करवाना है।
उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात MQM से ज़्यादा मरदमशुमारी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे। मुश्तरका मफादात कौंसिल की जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी स्टोरीज़ की। शर्त तय पाई थी कि पहले हम 1% नताइज की तस्दीक कराएंगे, फिर 5% के ऊपर इत्तफाक हुआ, और जब आखिरी जो कैबिनेट ने रिपोर्ट मंजूर की है उसके अंदर उस मकसद से पहले एक 5 रुकनी कमेटी बनी थी उसमें अली जैदी साहब की सरबराही में। उस कमेटी के अंदर उसके नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, मिनट्स मौजूद हैं उसके अंदर वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक साहब MQM के जानिब से वफाकी वजीर है, उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि ये मरदमशुमारी के लिए जो नताइज को तस्लीम करने के लिए जो शर्त थी वो इसमें पूरी नहीं की गई, लेकिन एक वे फॉरवर्ड के निकालने के लिए ताकि बल्दियाती इलेक्शन हो सके हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। सही, ये बात तय है। अब इस मामले को जो वो उन्होंने उठाया, मुखालफत की, उनके बहुत से ऐसे मुतालबात थे जो मंजूर नहीं हो पा रहे थे, तो अब इसके अंदर एक ऐसा टाइम था कि उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन से पहले पब्लिक के अंदर भी हमायत हासिल करेंगे कि देखिए कराची का मसला हमने भरपूर तरीके से लड़ा, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर से भी कुछ मजीद वो चीज़ें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे जो कि पहले उन्हें को ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी बहुत एक्टिवली इस सारे मामले के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि अभी वो सिस्टम के अंदर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ मामला ऐसे परेशान को नहीं है, लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल के दौरान अपने मुतालबात भी मनवा लेगी MQM, और पब्लिक के अंदर, कराची के अंदर एटलीस्ट वो थोड़ी सी अपनी खोई हुई अवामी हमायत को भी हासिल करने में साख वो बहाल कर लेगी अपनी, और मुतालिबात भी मनवा लिए जाएंगे। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PDM को लेकर तहफ़्फ़ुज़ भी है, जिसमें बहुत से उनके अराकीन असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने खदशात का भी इजहार कर दिया, कुर्बानी का बकरा बनने से भी इनकार कर दिया। तो PDM का मुस्तकबिल क्या होगा? खबर साहब की जानिब बढ़ते हैं। खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या उसी की एक वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर नहीं आए, या फिर वजह कुछ और लगती है? और आसिफ अली जरदारी साहब किस तरीके से सरगर्म है? वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में PDM का बयानिया क्या बनेगा। नवाज शरीफ उसमें आएंगे और नवाज शरीफ एक नया बयानिया पेश करके लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ ऐसी जमातें हैं PDM में जो नवाज शरीफ का बयानिया या मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया अफोर्ड नहीं कर सकते। गो कि ये तीनों बड़ी जमाती हैं, लेकिन ये खाली हाथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ, मरकज़ के साथ मुज़ाकरात करने की पोजीशन में है, उसके हाथ में कुछ है, वो ले दे कर सकते हैं, उनका मामला ठीक है। इसलिए जब उनको बताया गया कि अगर हम 100% CEC के बाद लोगों ने कहा, बुजुर्ग दोस्तों ने कहा कि अगर हम 100% PDM के बयाने पर चले जाएंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हम नवाज शरीफ के बयाने पे चले गए, और उस बयाने से हमें कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, हमारे ऊपर पलटकर वार होगा। पहले हमारी सिंध हुकूमत जा सकती है, उसके बाद 18वीं तरमीम जो एक इस वक्त सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से छोटी कौमों के पास एक बड़ा हथियार है, वो छिन जाने का खदशा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की CEC ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी मीटिंग में बैठकर खुलकर बात की है। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में अब मैंने जो महसूस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त असूलों की सियासत पर मफाहमत की सियासत को तरजीह दी है, और मफाहमत की सियासत के हवाले से आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बादशाह समझे जाते हैं, और इसलिए वो फ्रंट फुट पर आ गए हैं। और इस वक्त जो देखना तो यही है ना कि PDM अब इस मफाहमत के रास्ते को अपनाती है, कैरी करती है, इसी को लेकर आगे चलती है, या फिर मज़ाहमत करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं? जैसा कि खावर साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM के आगाज पे इसका इल्म नहीं था कि आगे चल के मैनिफेस्टो तब्दील हो जाएगा, क्या आप भी यही समझते हैं? मैं इख्तिलाफ की जसारत करूंगा। जो नवाज शरीफ ने पहली तकरीर की थी PDM के पहले इजलास में जब ये फॉर्म हुई थी, उसमें उन्होंने सारी बातें कर दी थी आलमोस्ट, कोई मेरा ख्याल है ढकी छुपी नहीं थी। 26 नुकात में भी तकरीबन वो चीज़ें खुल के नहीं, लेकिन कम अज़ कम शामिल ज़रूर हैं उसमें। और हमारा पहले दिन से यही ख्याल था ये जो नुकात हैं ये इनको ज़्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रख सकेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की स्मार्ट मूव इस सेंस में मैं कहूँगा कि PDM में शामिल हो गए, PDM के साथ उन्होंने इतनी तहरीक चला ली 2-3 महीने,
अचानक उनकी सीईसी को ख्याल आया कि हमें भी कुछ फैसला करना है और उन्होंने इजलास बुला लिया। ये इजलास तो पीडीएम में शामिल होने से पहले होना चाहिए था कि पीडीएम में आप शामिल होने जा रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे नुकात होंगे। ये कम से कम जिस वक्त उनका एलामिया आ गया था उस वक्त सीईसी का इजलास बुला लेते। इसका मतलब यह है कि इन 3 महीनों में पीपल्स पार्टी ने बैकडोर डिप्लोमेसी जो की है, जिसमें ये अफवाहें कि डील वील की बात की जा रही है, उन्होंने गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से या जो पावरफुल हल्के हैं या नैब के हवाले से चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कोई ना कोई सेटलमेंट हुई है, कोई डील हुई है, जिसके बाद उन्होंने पुल आउट करने के लिए सीईसी को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है। वरना तो ये बहुत पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था। इतने सादा तो लोग नहीं हैं कि बगैर पार्टी का फैसला किए पीडीएम में बैठ भी गए, 3 महीने तहरीक भी चला ली, जलसे भी कर लिए, गालियां भी दे ली, सारा कुछ करने के बाद अचानक उनको ख्याल आया कि नहीं, इस तरह से नहीं, हमें इस तरह करना चाहिए। हमें तो आसिफ जरदारी साहब ने जैसे फरमाया कि हर पार्टी को अपना आज़ादी से फैसले करने चाहिए, तो भाई पीडीएम में किस लिए बैठे हैं आप? अगर हर पार्टी ने आज़ादी से आपको पीछे कोई डील दिखाई देती है राना साहब, जैसा कि राव साहब कहते हैं कोई ना कोई डील हुई है कि ये सीईसी में वापस आए हैं। अब ये देखें ना, बात का इशारा भी इस तरफ ही है कि पीडीएम में जो फैसले होते हैं वो कहते हैं हम सीईसी में डिस्कस करेंगे, सीईसी में होते हैं तो हम पीडीएम में डिस्कस करेंगे। दोनों तरफ ये राय चल रही है और साथ ही साथ सीईसी में यह भी सुनने में आया कि लाहौर के जलसे पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अंदर की खबर क्या है? देखें यासरा, एक बात तो ज़हन में रखिए, ये थे 3 शिकारी और इन्होंने साथ रखे हुए थे अपने 8 गार्ड। हाँ, वो बाकी जो 8 जमातें वो गार्ड थी, वो बेचारे ऐसे ही थे। उनको इन्होंने सोचा शिकार करेंगे, शिकार करके कुछ हिस्सा उनको खिला देंगे। 3 शिकारी थे, 3 शिकारी अपने शिकार में निकले और पीपल्स पार्टी ने पहले शिकार कर लिया और उसको शिकार का कुछ हिस्सा मिल गया। शिकार यही था ना कि कौन कहाँ पे क्या कमा जाता है, तो ये हुआ है। हिस्सा क्या मिला? हिस्सा देखे, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं हम कहेंगे तो शायद किसी को बुरी लगे। पीपल्स पार्टी कुछ मकासद ले गई है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं ज़रा, चले हो ही जाती है बात, ये अचानक कराची केस किसके शिफ्ट हो रहे हैं? कराची, इस्लामाबाद से केस कराची शिफ्ट किसके हो रहे हैं? बहुत से लोगों को बहुत सी जगह पे बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं? ज़रा गौर करेंगे ना। डील हुई तो एक पार्टी से हुई। देखिए, मैं तो कहा 3 शिकारी थे ना भाई, 3 शिकारी निकले, तो आपका क्या ख्याल है? रात को मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दुरानी को लूडो खेलने के लिए मिले थे। उन्होंने कोई पिज़्ज़ा खाना था, जो पिज़्ज़ा आप आगे पड़ा हुआ नजर आता है। मौलाना साहब तो पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं करते, ना दुरानी साहब पसंद करते हैं। रात की मुलाकात जो है वो भी किसी ने करवाई है, मुलाकात मैनेज थी, मुलाकात की टाइमिंग मैनेज थी। कभी ऐसा नहीं होता कि आप लाहौर आए और अचानक कहे कि मुझे मोहम्मद बूटे ने फ़ोन किया और मिलने चला गया हूँ। देखें, ये सारा कुछ मैनेज था, सब अपने अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे थे। बस शिकार की तलाश में थे, किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को थोड़ा मिला, कुछ बेचारा अभी भी तलाश में हुआ ही है। अब आते हैं लाहौर के जलसे की तरफ। या सर, ये तो बड़ी क्लियर बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने हिस्से का जलसा किया, कराची में बड़ा जलसा किया। जमातें 11 थीं, लेकिन जोर वहाँ पे पीपल्स पार्टी का था। जो मेज़बान होता है जलसा उसी का देखा जाता है। बाद में भी लाड़काना वाला जलसा बड़ा हुआ। अब लाहौर में जो जलसा हुआ है, उस लाहौर के जलसे पे सारी बुनियाद थी, सारी तहरीक जो थी वो लाहौर के जलसे पे थी। लाहौर का जलसा कितना बड़ा हुआ ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और लाहौर के जलसे के हवाले से पीपल्स पार्टी ने बड़ी अपनी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि लाहौर के जलसे के बाद कि क्या होगा। अब पीपल्स पार्टी को नज़र आ गया कि मोहतरमा जो है, ये बात बिल्कुल राव साहब की भी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि मियाँ नवाज शरीफ के अलामिये पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। वो क्यों चाहेगी कि हम देखें, कल को इलेक्शन पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग होना है और तहरीक इंसाफ के होना है। वो नहीं होना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ी, ये मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यानी आपके नजदीक पीपल्स पार्टी ने कुछ हिस्सा ले लिया है, इसीलिए उनकी टोन तब्दील हो गई है। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं कि हिस्सा अगर मिल गया है तो किस हद तक मिला है, और आने वाले दिनों में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्ट को कैसा देखते हैं? यासिर, हिस्सा कितना मिला है और कितना मिलना चाहिए था, मुझे इससे ज़्यादा दुख इस बात का है। अपेरेंटली बिल्कुल लगता है कि जैसे राना साहब और राव साहब ने निशानदही की कोई डील हुई है, डील हो चुकी होगी, ये डील एटलीस्ट ज़रूर है। डील हुई है या डील मिली है, तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए और इस मुल्क की आवाम के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। उसकी मैं आपको वजह बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ एक मामला जो मंजर आम पर आया कि बरतानवी अदालत ने एक ब्रॉडशीट कंपनी जिसको माजी के अंदर इस मकसद के लिए हायर किया गया था कि वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने बैरून मुल्क असासे बनाए, उनकी निशानदही करे। उन्होंने निशानदही की, उन मामलात के ऊपर आज तक केसेस चल रहे हैं, लेकिन उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट ख़त्म करने के नतीजे में 4.5 अरब रुपए पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट से डिडक्ट होने जा रहे हैं।
हमने क्या वसूल किया? डील और ढील। सही। अगर ये डील और ढील होनी है तो इस मुल्क पिछले 2-3 सालों के दौरान बिलखुसूस जो सियासी दंगल रहा, इस मुल्क के अवाम ने उसकी कीमत चुकाई है, बेरोजगारी की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, तरक्याती मनसूबों की डले होने की शक्ल में, और इस जमहूरी इक़दार के ऊपर उनका एतमाद कमज़ोर होने की शक्ल में। तो उसका कौन जिम्मेदार है? अगर ये लोग इनके सबूत आपके पास थे, आपने जेन्युइन केसेस बनाए हैं, कन्विक्शन हो, सजाएं हो, कोई ढील नहीं होनी चाहिए। अगर उनके हाथ करप्शन में नहीं रंगे हुए तो फिर वो जो नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है, मेज पर बैठिए और एतराफ कीजिए कि गलतियां हुई, माजी की, गलत केस बनाए गए, हम सब विड्रॉ करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के बुलाने पर पार्टी के बहुत से रहनुमा ऐसे थे जो लंदन रवाना नहीं हुए, और इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी गाइडलाइंस जो जारी की थी वो कितने रहनुमाओं ने कैरी की, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आइंदा को लेकर क्या हिकमत अमली रखते हैं। राना साहब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब की शागिर्दी में चले गए हैं, या फिर आसिफ अली जरदारी साहब कुछ मशवरे नवाज शरीफ साहब से ले रहे हैं? देखिए जी, ना तो आसिफ अली जरदारी के मशवरे मियां नवाज शरीफ ने मानने हैं, ना मियां नवाज शरीफ के मशवरे आसिफ अली जरदारी ने मानने हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और दोनों खिलाड़ी हैं। दोनों चाहते हैं कि इन्हीं के गोरे जीतें, बाकी सब पिट जाए। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ को राम करने की कोशिश करते हैं, मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को राम करने की कोशिश करते हैं, और दोनों एक दूसरे पर कोशिशों में लगे हुए हैं, करते दोनों अपनी मर्जी हैं। जिसको जहाँ पे जितना मुफाद मिलेगा वो उसी के मुताबिक करेगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने अब पीडीएम से, मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका खबर दे रहा हूँ, पीडीएम से मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए। उन्होंने अब पीडीएम के अंदर जो 2 जमातें हैं जो उनकी हामी हैं, उनसे राब्ते शुरू कर दिए, तेज़ कर दिए, बल्कि उन्होंने कह भी दिया। और उन्होंने अपनी जमात के अंदर कुछ लोगों को, 11 लोगों को यासर बरतानिया बुलवाया था। ये 2 माह पहले की बात। 2 माह। अब वो 11 लोग आज तक तो नहीं गए। अब फिर दोबारा उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि आप लोग आएँ और जनवरी में आ जाए। अब उन्होंने बहाना कर दिया, जनाब कोविड है, फ़्लाइट्स नहीं है। हालांकि फ़्लाइट्स तो जा रही हैं। ये कुछ 2-3 ऐसे बहाने भर गए, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को एक रिपोर्ट गई, उसमें उन्होंने कहा गया कि मियां साहब, जिन पर आप तकिया करते हैं वो लोग आपके नहीं हैं। ये लफ्ज़ अदा किया गया कि लाहौर से तल्लक रखने वाला एक से ज़ायद लोग हैं, इसी तरह इस्लामाबाद से तल्लक रखने वाला एक तगड़ा शख्स जो है उसके मतलब भी कहा गया। और जिन लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा गया जी सिर्फ आपके साथ अगर कोई है तो वो परवेज़ रशीद है, अगर आपके साथ कोई है तो वो तलाल चौधरी है, अगर आपके साथ कोई है तो मुसद्दक मलक है। ये 3 नाम लिए गए। अब मुस्लिम लीग में ये 3 नाम तो किसी जगह भी नहीं काउंट होते। अगर आप देखें तो जो नाम काउंट होते हैं, जिनका नाम लिया जाता है, उनमें से उनके मुतालिक बड़ी मनफी सी रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को गई। अब मियां नवाज शरीफ ने लंदन बुलाने के बजाय मियां नवाज शरीफ जो है वो बुध के रोज़ इन सब को से टेलीफोनिक मीटिंग करेंगे। ये मैं आपको वक्त से पहले इतला दे देता हूँ। अच्छा। टेलीफोनिक मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के अंदर कुछ को सख्त तरीके से कहा जाएगा और कुछ को प्यार से समझाया जाएगा। सही। और इन तमाम सिस्टम के बाद अब मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी, और कुछ तब्दीलियाँ करने के बाद मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी, और तब्दीलियाँ करने के बाद मुस्लिम लीग नून से उन 11 में से 3 लोगों को खुदे लाइन लगा दिया जाएगा। अच्छा, 11 में से जो लॉयल होगा वो साथ में रहेगा, जो नहीं होगा वो साइडलाइन हो जाएगा, और यही आइंदा की हिकमत अमली है और इसी पे पूरी टीम तरतीब दी जाएगी। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे वजारत तजारत की, जिसने 5 साला टेक्सटाइल 2020 और 25 पॉलिसी तैयार कर ली है, और आइंदा के लिए जो हदफ मुकर्रर किया गया वो गुज़श्ता हदफ से $5 अरब कम मुकर्रर किया गया है। क्या वजूहात है कि ये अहदाफ कम मुकर्रर किए गए? क्या गुज़श्ता माली साल में वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके जो पहले से मुकर्रर थे, इस वजह से वो कम किए गए हैं, या फिर किसी और खदशात के पेश नज़र ये अहदाफ कम किए गए हैं? सोहेल इकबाल भट्टी साहब की जानिब बढ़ेंगे। भट्टी साहब, 60% हजम जो है वो टेक्सटाइल पर हमारा इन्हसार करता है, तो अपना हजम को कम करना ऐसी सूरत हाल में कि जब आप ये कहें कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री परवान चढ़ रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? यासिर, ये बड़ा अलमिया है। आज के दौर में कोई भी मुल्क अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर
करंट अकाउंट डेफिसिट से नहीं निकल सकता, मुआशी खुशहाली की जो उसका ख्वाब होता है उसको पूरा नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर बहुत फोकस करते हैं और बहुत से इकदाम करने की कोशिश करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की तारीख की तीसरी टेक्सटाइल पॉलिसी 2020-25 तैयार हो चुकी है। आइंदा हफ्ते उसकी हतमी मंजूरी हासिल की जाएगी और उसमें हैरान कुन तौर के ऊपर बताया गया है कि हम जो तीसरी ये पॉलिसी है उसमें बरामदात का हदफ $5 अरब कम कर दिया गया है। यानी कि अब रवा माली साल में तो हम, अगर ये मैंने एवरेज बात की है, यानी कि 2025 में कहा गया कि हम $25 अरब 86 करोड़ का हदफ हासिल करेंगे और रवा माली साल के दौरान ये हदफ कोई $15 अरब के लगभग रहेगा। बड़ा अलमिया है, बांग्लादेश जो बहुत पीछे था हमसे, उसने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से $34 अरब एक साल के दौरान हासिल करने का हदफ हासिल किया और हमारे यहाँ हमारी पोटेंशियल बहुत मौजूद है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम यह हदफ हासिल नहीं कर पा रहे। सबसे पहला फैक्टर महंगी तवानाई और महंगी तवानाई और उसके बाद उसके अंदर इंटरप्टेड होती है, मौसम सर में गैस नहीं मिल रही। हमारे जो बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं महंगी तवानाई की वजह से बाहर से ऑर्डर्स को कंपीट नहीं कर पाते। महंगी तवानाई क्यों मिलती है कि वो बहुत बड़ा रोना है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर सस्ती गैस, लोकल गैस को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हमारे सरकारी इदारों के अंदर कंपनी मौजूद, ऐसे लोग मौजूद हैं जो डेलिबरेटली रुकावटें डालते हैं और महंगी गैस की राह हमवार करते हैं। एलएनजी जब इस्तेमाल होती है तो आपके पास वो एक सवाल है, पिछले दिनों ये टेकअप किया था सुसद भट्टी साहब, पिछले दिनों जो हमें खबरें आ रही थी वो ये थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जितना ऑर्डर मिला है वो उसे मीट नहीं कर पाएगी, उसे मजदूरों की तादाद ज्यादा चाहिए। दूसरा, सब्सिडाइज किया गया सबसे बढ़ के उन्हें। तीसरा ये कि उन्हें 24 घंटे पीक आवर्स की बजाय बिजली की फराहमी थी। और फिर बाद में ये कि गैस बहरान के नतीजे में उनको मुश्किल का शिकार नहीं होना था क्योंकि उन्हें बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रहनी थी। तो ऐसे ऐलानात के बाद ये बुनियादी वजह बीच में क्या निकलती है फिर इसकी? या सिर्फ वो जो ऑर्डर्स की बात कर रहे थे वो करंट फिस्कल ईयर के थे, जो हमने अपने आप को एक्सपेंड करना था, अपना ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाना था, हम उस जानिब नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि इन्वेस्टर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। हुकूमत मरात कमिटमेंट करती है, मरात नहीं मिलती। सबसे बड़ा महंगी तवानाई का है। अब रिसेंटली दो रोज कब पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से सदर्न कंपनी को खत लिखा गया है कि हम तकरीबन 2 करोड़ क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस सस्ती मौजूद है। सदर्न की हठधर्मी की वजह से वो कराची की सनतें इस्तेमाल नहीं कर पा रही। अब 2 ऑप्शन दिए गए हैं सदर्न इंतजामिया को कि आप जो आपने एक तनाजा क्रिएट किया था और गलत तरीके से आपने फोर्स मेजोर की कंडीशंस को रिजेक्ट करके सस्ती गैस की राह में रुकावट डाली। उसके 2 सोल्यूशन दिए गए और कहा गया कि फौरी तौर पर गैस सिस्टम में शामिल करें, लेकिन सदर्न गैस को सिस्टम में शामिल करने को तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ा नुकसान है हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में और हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए। कराची के अंदर लो प्रेशर है, घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन, सनती सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के अहकामात को भी स्वी नॉर्दर्न मानने को तैयार नहीं होती। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गोहर साहब, जब से वो आए हैं उनको लाया गया था कि सेक्टर के अंदर बेहतरी लाएंगे। नदीम बाबर साहब की तरह उनकी कारकर्दगी भी सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी जिसका उनके साथ माजी में ताल्लुक रहा है उसके साथ महदूद है। उसके मामलात को ठीक करने की कोशिश है। ओवरऑल जो तवानाई के शोबे को बेहतर करना था, जिससे पूरी मुआशरत का पहिया चलता, ताबिश गोहर साहब की वहां काफी हमें कहीं दिखाई नहीं देती और वो मखसूस जगह के एक एलिमेंट्स के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। ये वो सबसे बड़ा अलमिया है। प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए कि अगर हमने रवा माली साल में हमारी एक्सपोर्ट $14 अरब तक महदूद क्यों है, और अगर हमारा रवैया ये ना बदला तो $25 अरब रवैये हमें बदलने होंगे। अहदाफ जो है वो कम नहीं करने चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए, अहदाफ ज्यादा हों और उन्हें मीट करने के लिए आप वैसे रास्ते खोलें जो एक्सपोर्टर्स के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहतरी का सबब बने और जिससे काश्तकारों को भी कुछ सहूलत मिल सके। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि अहदाफ हमने जो गुज़श्ता साल मुकर्रर किए थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हों, वो हमारे ज़र मुबादला में हों, वो हमारे टैक्स डेफिसिट में हों, वो किस हद तक हम मीट कर चुके और आने वाले दिनों में जो अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं उसमें उसे मीट करने में मुश्किलात क्या पेश आएंगी? देखिए यासिर, ताली 2 हाथ से बजती है। हुकूमत इंसेंटिव्स देती चली जाती है और ये आज की बात नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली और बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत से पैकेजेस आए। एक दौर आया था जब इनको बहुत चीप लोन दिए गए थे कि आप मॉडर्नाइज करें अपनी इंडस्ट्री को। बहुत कम लोगों ने वो किया, पैसे लेके उन्होंने गाड़ियाँ और बंगले ले लिए और इधर उधर करके उसको फारिग कर दिया। उन्होंने उस तरह से नहीं किया। दूसरा, हमारे यहाँ जो
टेक्सटाइल के पर्टिकुलरली हमारी जो कपास की पैदावार है उसमें कमी होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर उसका जो धागा, जिस क्वालिटी का धागा बनना चाहिए, वैल्यू एडिशन जिस तरह की होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम है। जो हमने अभी अचीव किया है या जो ऑर्डर्स हैं वो बुनियादी तौर पे उसकी दो रीजंस हैं। एक है कि चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है, उसमें बहुत से ऑर्डर जो है वो शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ और मुल्कों की तरफ भी हुए हैं ऑब्वियसली। दूसरी उसमें यह है कि कोविड की वजह से जो बेड शीट्स और हॉस्पिटल के जो टेक्सटाइल की मसनूआत हॉस्पिटल्स देते हैं उसकी डिमांड बहुत बड़ी है, उस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन हम वैल्यू एडिशन किस किस्म की कर रहे हैं? फिर हम डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस करके बैठे हुए। हमारी कपास की पैदावार कम हो जाती है या एनर्जी के मसाइल आते हैं तो हमारी पैदावारी सलाहियत या रेट में जो कम्पीट करते हैं पाकिस्तान में जैसे वो हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं फिर कर पाते। इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तिब्बी आलात हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जेम्स हैं, मार्बल है, आपके फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, बहुत सी चीज़ें आपके पास जो आप डाइवर्सिफाई, आपकी सी फूड है जैसे, तो आप डाइवर्सिफाई करके मीट, बीफ वगैरह न्यूजीलैंड से मिडिल ईस्ट में आ रहा है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं जा सकता वहाँ पे? हमारे यहाँ भी कोई कमी नहीं है इसकी लाइफ स्टॉक की, अगर हम करना चाहें तो हमें डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है। और जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जितने लोग हैं खुदा के लिए, जो ताजर हैं हमारे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको उन फैसिलिटीज़ को प्रॉपर्ली अपने फायदे के लिए भी जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इस मुल्क का भी ख्याल पूरी चेन को ठीक करना होगा, पूरा सर्कल ठीक होगा तभी तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की राय ये थी कि हमारे पास अब जो कपास की किस्म है वो नाकिस तरीन है, क्योंकि गुज़श्ता अदवार में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहरान आया था तब बहुत से काश्तकार ऐसे थे जो कॉटन से शुगर केन पे शिफ्ट हो चुके थे, तो उन्हें वापस कॉटन पे लाना है। तो ये ऐसे इकदाम जो है उससे ही इंडस्ट्री को मस्बत समत में गामजन किया जा सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कश्मीर की। नाज़रीन, साल 2020 तो बीत चुका है लेकिन कश्मीरियों की मुसीबतें, आलाम कम नहीं हो सके। 234 ऐसे कश्मीरी हैं जिन्हें साल 2020 के दौरान शहीद कर दिया गया और सैकड़ों ऐसे हैं जिन्हें लापता कर दिया गया है। राना साहब, ये जो मखसूस वाकया है ये कहां पर पेश आया और इस वाकये के नतीजे में अब तक कोहराम क्या मचा हुआ? देखिए, इस वाकये के नतीजे में इस वक्त पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर शदीद एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। 3 तालिब इल्म हैं, एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, ये फार्म लेने घर से निकलते हैं। जब ये यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में इंडियन फौजी इन्हें उठा लेते हैं, उठाकर एक घर के अंदर ले जाते हैं, इन्हें रस्सियों से बांधकर उस घर में फेंक देते हैं। पहले इन्हें गोलियां मारकर फेंकने के बाद मार देते हैं, उसके बाद उस घर के बाहर खड़े होकर तमाशा करते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं उस घर के अंदर और फिर उसके बाद जंग-आलूदा असला लाकर, जंग-आलूदा गन्ने लाकर इन लोगों की लाशों के पास रख के कहते हैं कि हमने बहुत बड़े दहशतगर्द मार दिए और इन्हें हुर्रियत पसंद बनाकर दहशतगर्द बना दिया जाता है। इनमें से एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जिसने ज़िंदगी में कभी पिस्टल पकड़ा हो, एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जिसने कभी ज़िंदगी में गोली चलाई भी हो, जो कभी किसी और तरफ गया भी हो। हाँ, कश्मीर का हर बच्चा हुर्रियत पसंद है, हर जवान, हर बूढ़ा, हर माँ, हर बहन, हर बेटा हुर्रियत पसंद है, क्योंकि वो आज़ादी की जंग ला रहे हैं, अपनी ज़ुबान से जंग लड़ते हैं, अपने कलम से जंग लड़ते हैं, अपने नेटवर्क के जरिए, मतलब अपने सोशल मीडिया से लड़ते हैं। इनको करने के बाद आपको बताइए उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। ये नौजवान देखें, क्या ये दहशतगर्द लगता था? क्या ये नौजवान जो है इसके हाथ में गन लगती थी आपको? इसको जिसको दहशतगर्द बनाया गया, ये बड़ा खौफनाक खेल हुई। जब इनको मार दिया जाता है, इन नौजवानों को शहीद कर दिया जाता है, तो शहीद होने के बाद इनकी लाशें रखकर पास जो असला रखा जाता है, अगर वो असला भी आप देखते हैं जंग-आलूदा असला है, और फिर कहा क्या जाता है कि 6 घंटे तक ये हमारे साथ मुकाबला करते रहे। भाई 6 घंटे के लिए मकसद होता है कि आप पूरा एक इतना असला लेकर आए कि जिसकी इंतहा कोई ना हो। फिर वो 6 घंटे वाला असला कहाँ है? गोलियां भी आप दिखा रहे हैं, मौजूद है, सब कुछ दिखा रहे हैं। फिर यासर इन्हीं की पुलिस की एक रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि इन 3 लड़कों के खिलाफ कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं है। पहले भारतीय मीडिया कहता है ये बेइंतहा मुकदमा दर्ज है, एक मुकदमा भी दर्ज नहीं है इनके खिलाफ, एक भी रपट दर्ज नहीं है इनके खिलाफ, एक तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें नजर आए कि ये इन्होंने कभी कोई असला उठाया हो। लेकिन चूंकि कश्मीरियों पे जुल्म की इंतहा करनी थी, उनकी आज़ादी की तहरीक को रोकना था, तो ये सारा कुछ किया गया। और उसके बाद आप देखें उस बुरे बाप की, आपने अब सुनी है ना, उसकी आहो पुकार सुनिए उस बुरे बाप की, कि जो अपने बेटे को कुछ बनता हुआ देखना चाहता था और आज वो क्या कह रहा है कि मेरे बेटों को क्यों मारा, मुझे मार दो। तो ये आपके जज्बात सुन के तो आप अपनी आवाज में लग्जिश महसूस होने लगती है। खावर साहब,
क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा दौर में, कि जब हम कोरोना वबा से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया, कश्मीरियों ने किस तरीके से जश्न मनाया होगा जिनके सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो लापता हैं, पता ही नहीं, मार दिए गए, जिंदा? यासिर, अकूबत खाने में और जंजीरों में जकड़ी हुई कौम क्या दिन मनाएगी और क्या त्यौहार मनाएगी? एक जुल्म सितम का सिलसिला है जो दराज होता चला जा रहा है। एक जुल्म की शब है जो इतनी तवील हो गई है कि रोज़ाना एक नया बाब रकम हो रहा है इंडिया की जुल्म सितम का। इंडिया की फ़ौज, इंडिया की पुलिस, इंडिया के सियासी लोग, RSS, ये सब मिलकर एक पेज पर हैं और उनका मसला ये है कि कश्मीर से कश्मीरियों का सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। और ये नहीं होना। जब से ये आलमी सतह पर इंडिया के इम्तियाजी सलूक के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से बातें आई हैं, इंडिया बावला हो गया है और वो ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को अपनी दहशतगर्दी की कामयाबी दिखाने के लिए कि उनसे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। और ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, ज्यादा देर तक ये सिलसिला नहीं चलेगा। लहू में ऐसा डबोया सूरज, वो सुबह ऐसे जला के रख दी, धुआं धुआं थे तमाम मंजर, लहू लहू थे तमाम लम्हे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन का सूरज ऐसा तुलू होगा कि अमन की किरणें लेकर कश्मीर की जमीन पर उतरेगा। नाजरीन, द लास्ट स्टार से मुझे, सईद खावर साहब, राव खालिद साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।